द लेगरी ऑफ द केव एक फेमस फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं जो प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर लिखा है। ये एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है सोक्रेटिस और उनके स्टूडेंट ग्लॉकन के बीच। ये स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है कि इंसान किस तरह से ट्रूथ, नॉलेज और रियलिटी को समझता है। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और वो वेस्टर्न फिलोसफी के सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई सारे डायलॉग्स लिखे हैं जिनके जरिए हम आज भी सोक्रेटिस के आइडियाज को जानते हैं। प्लेटो ने एथेंस में एक स्कूल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था द अकेडमी। ये दुनिया का पहला हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है। सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे। उन्हें सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, पर प्लेटो ने उनके आइडियाज को लिख के प्रिजर्व किया। सोक्रेटिस एक अजीब तरीके से लोगों से सवाल करके उनकी सोच को टेस्ट करते थे। इस मेथड को कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। प्लेटो के डायलॉग्स में सोक्रेटिस यूजुअली मेन कैरेक्टर होते हैं जो डिस्कशन को लीड करते हैं। ग्लॉकन प्लेटो के भाई थे। वो भी एक फिलोसोफर थे और उन्होंने अपने भाई प्लेटो के डायलॉग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। द रिपब्लिक के अंदर ग्लॉकन सोक्रेटिस से कई डीप क्वेश्चंस पूछते हैं जस्टिस और ट्रुथ के बारे में। केव वाली इस डायलॉग में एक सिंबॉलिक स्टोरी है जिसमें प्लेटो बताते हैं कि हम लोग रियल ट्रुथ को कैसे मिस कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शैडोज देखते हैं, असली चीजें नहीं। उनके हिसाब से एजुकेशन का मतलब होता है अंधेरे से बाहर आना, लाइट यानी ट्रुथ की तरफ जाना। ये एक पावरफुल मेटाफर है इग्नोरेंस से नॉलेज की जर्नी का। इस एलोगरी के थ्रू प्लेटो ये बताते हैं कि फिलोसोफर का काम सिर्फ सच देखना नहीं होता, उसकी ड्यूटी होती है दूसरों को भी अंधेरे से निकाल के लाइट में ले आए। आइए इन डायलॉग्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है सोक्रेटिस यानी सुकरात और दूसरी तरफ है ग्लॉकन। सोक्रेटिस: और अब मैंने कहा चलो मैं एक तस्वीर के जरिए दिखाता हूं कि हमारी प्रकृति कितनी जागरूक है या नहीं है। देखो, कुछ इंसान एक अंडरग्राउंड गुफा में रहते हैं जिसका मुंह रोशनी की तरफ खुला है और जो पूरी गुफा के साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग वहीं बचपन से हैं और उनके पैर और गर्दन जंजीरों से बंधे हुए हैं ताकि वो हिल ना सकें और वो बस सामने ही देख सकते हैं। जंजीरों की वजह से वो अपना सिर भी नहीं घुमा सकते। उनके ऊपर और पीछे एक आग जल रही है जो थोड़ी दूर है और उस आग और बंदियों के बीच एक ऊंचा रास्ता है और अगर तुम देखो तो उस रास्ते के साथ एक छोटी दीवार बनी है, जैसे कठपुतली दिखाने वाले लोग अपने सामने की स्क्रीन रखते हैं जिसके ऊपर से वो अपनी कठपुतलियां दिखाते हैं। ग्लॉकन: मैं देख रहा हूं। और क्या तुम देख रहे हो? मैंने कहा कि कुछ आदमी उस दीवार के साथ चल रहे हैं और उनके हाथों में तरह तरह के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, जानवरों की आकृतियां हैं जो लकड़ी, पत्थर और अलग अलग सामान से बनी हैं, जो दीवारों के ऊपर से दिख रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ चुप हैं। आपने मुझे एक अजीब सी तस्वीर दिखाई है और ये कैदी भी अजीब हैं, हमारे जैसे ही हैं और वो लोग बस अपनी ही परछाइयां देखते हैं या एक दूसरे की परछाइयां जो आग की रोशनी से गुफा के सामने वाली दीवार पे पड़ती है। सच है, अगर उन्हें कभी अपना सिर घुमाने ही न दिया गया हो तो वो परछाइयों के अलावा और क्या देख सकते हैं। और जो चीजें वहां से ले जाई जा रही हैं उनकी भी बस परछाइयां ही वो देखेंगे। हाँ, और अगर वो लोग आपस में बात कर सकें तो क्या वो ये नहीं मानेंगे कि वो जिन चीजों के नाम ले रहे हैं वही चीजें उनके सामने सच में मौजूद हैं? बिल्कुल सही। और सोचो, अगर उस जेल में गूंज हो जो दूसरी तरफ से आती हो, तो क्या जब कोई चलने वाला आदमी बोले तो वो ये नहीं मानेंगे कि जो आवाज वो सुन रहे हैं वो उसी चलती हुई परछाई से आ रही है? बिल्कुल, कोई सवाल नहीं।
उनके लिए सच्चाई सच में बस उन परछाइयों की ही होगी। हाँ, ये सच है। और अब फिर से देखो और सोचो कि अगर कैदियों को आजाद कर दिया जाए और उनकी गलती का एहसास कराया जाए तो क्या होगा। शुरू में जब किसी एक को रिहा किया जाए और मजबूरी में खड़ा किया जाए, गर्दन घुमाने को कहा जाए, चलने को कहा जाए और रोशनी की तरफ देखने को कहा जाए, तो उसे तेज दर्द होगा। रोशनी उसकी आंखों में चुभेगी और वो उन असली चीजों को देख नहीं पाएगा जिनकी उसने पहले परछाइयां देखी थी। और फिर सोचो कि कोई उससे कहे कि जो वो पहले देख रहा था वो धोखा था, लेकिन अब जब वो सच्चाई के और पास आ रहा है और उसकी आंखें असली दुनिया की तरफ मुड़ रही हैं, तो उसकी नजर और साफ हो रही है, तो उसका जवाब क्या होगा। और सोचो कि उसका शिक्षक उससे कह रहा है कि जब चीजें उसके सामने से गुजरे तो वो उनके नाम बताए, तो क्या वो परेशान नहीं होगा। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि जो परछाइयां उसने पहले देखी थी वो ज्यादा सच्ची थी बजाय उन चीजों के जो अब उसे दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल ज्यादा सच्ची। और अगर उसे जबरदस्ती रोशनी की तरफ सीधा देखने को कहा जाए तो क्या उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा जो उसे मुड़ने पर मजबूर कर देगा ताकि वो उन्हीं चीजों को देखे जो वो देख सकता है और जो उसे अब ज्यादा साफ और सच्ची लगेंगी उन चीजों की तुलना में जो अब उसे दिखाई जा रही हैं। हाँ, ये सच है। और फिर सोचो अगर उसे जबरदस्ती एक ऊंची और कंटीली चढ़ाई पर घसीटा जाए और तब तक पकड़े रखा जाए जब तक कि वो सूरज के सामने न पहुंच जाए, तो क्या उसे दर्द और गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, एकदम आएगा। जब वो रोशनी के पास जाएगा तो उसकी आंखें चौंधियां आ जाएंगी और वो जो अब असली चीजें कहलाई जाती हैं उनमें से कुछ भी नहीं देख पाएगा। एकदम तुरंत तो नहीं। हाँ, उसे ऊपर की दुनिया की रोशनी देखने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले वो सिर्फ परछाइयां ठीक से देख पाएगा, फिर पानी में इंसानों और दूसरी चीजों की झलकियां, और उसके बाद असली चीजें। फिर वो चांद की रोशनी, तारों का चमक और टिमटिमाता आसमान देखेगा, और वो रात में आसमान और तारों को दिन के सूरज से बेहतर देख पाएगा, है ना। हाँ, जरूर। आखिर में वो सूरज को देख पाएगा, सिर्फ उसकी परछाई नहीं बल्कि उसे उसी की असली जगह पर, और वो उसे वैसा देखेगा जैसा वो है। बिल्कुल। फिर वो सोचेगा और मानेगा कि यही सूरज मौसम और सालों को चलाता है और जो कुछ भी दिखाई देता है उसका रखवाला है और एक तरह से हर चीज का कारण है जिसे वो और उसके साथी अब तक देख रहे थे। बिल्कुल साफ है। वो पहले सूरज को देखेगा और फिर उसके बारे में सोचेगा, और जब वो अपनी पुरानी गुफा और वहां की समझदारी और अपने साथी कैदियों को याद करेगा तो क्या वो अपनी बदली हुई हालत पर खुश नहीं होगा और उन लोगों पर दया नहीं करेगा। जरूर करेगा। और अगर वहां पर आदत थी कि जो परछाइयां सबसे पहले पहचान लेता है और ये बता देता है कि कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में और कौन सी साथ चलती है, और इस वजह से जो भविष्य का सबसे अच्छा अंदाजा लगा लेता है उसे सम्मान दिया जाता था, तो क्या वो अब ऐसे सम्मान या शोहरत की परवाह करेगा या उन्हें पाने वालों से जलन करेगा। क्या वो ये नहीं कहेगा जैसा होमर ने कहा था, बेहतर है कि मैं एक गरीब मालिक का गरीब नौकर बनूं और कोई भी दुख सह लूं, पर वैसा न सोचूं और न वैसी जिंदगी जीऊं जैसे वो लोग जीते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि वो कुछ भी सहना पसंद करेगा पर उन झूठी बातों पर भरोसा नहीं करेगा और न वैसी दुख भरी जिंदगी जिएगा। और फिर सोचो अगर वही इंसान अचानक सूरज से निकाल कर फिर अपनी पुरानी जगह वापस गुफा में डाल दिया जाए तो क्या उसकी आंखें अंधेरे से भर नहीं जाएंगी। हाँ, जरूर। और अगर कोई मुकाबला हो और उसे उन कैदियों से परछाई पहचानने की होड़ में उतरना पड़े जो कभी गुफा से बाहर ही नहीं निकले, जबकि उसकी नजर अभी भी कमजोर है और उसकी आंखें अभी स्थिर नहीं हुई,
और ये नई नज़र की आदत डालने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है, तो क्या वो मजाक का पात्र नहीं बन जाएगा? लोग कहेंगे कि वो ऊपर गया था और नीचे बिना आंखों के वापस आया, और ये कि ऊपर जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई और किसी को जंजीर से छुड़ाकर रोशनी में ले जाने की कोशिश करे तो बस उसे पकड़ लो और उसे मार डालो। इसमें कोई शक नहीं, ग्लॉकन ने कहा। यह पूरी कहानी, मैंने कहा, अब तुम प्रिय ग्लॉकन पहले वाले तर्क से जोड़ सकते हो। जेल खाना जो है वो देखने की दुनिया है और आग की रोशनी सूरज है। और तुम मुझे गलत नहीं समझोगे अगर तुम यह मानो कि ऊपर की यात्रा आत्मा की बौद्धिक दुनिया की ओर चढ़ाई है, जैसा कि मेरी छोटी सी समझ है जो मैंने तुम्हारी इच्छा पर बताई। ये सही है या गलत भगवान ही जाने, लेकिन चाहे ये सही हो या गलत, मेरी राय है कि ज्ञान की दुनिया में अच्छाई का विचार सबसे आखिर में दिखाई देता है, और वो भी सिर्फ कोशिश करने से ही दिखता है। और जब वो दिखता है तब माना जाता है कि वही हर सुंदर और सही चीज का जनक है, रोशनी का माता पिता है, और इस दिखने वाली दुनिया में रोशनी के मालिक यानी सूरज का भी जनक है। और बौद्धिक दुनिया में वही कारण है तर्क और सच्चाई का। और जो इंसान समझदारी से जीना चाहता है, चाहे सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से, उसे अपनी नजर इसी पर रखनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं सोक्रेटिस, जितना मैं आपको समझ पा रहा हूं। और मैंने कहा तुम्हें यह देखकर हैरानी नहीं होगी अगर चाहिए कि जो लोग इस सुंदर दृष्टि तक पहुंच जाते हैं वो इंसानों के मामले में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनकी आत्माएं ऊपर की दुनिया में जाने को हमेशा भागती रहती हैं, जहां वो रहना चाहती हैं। और अगर हमारी कहानी सही है तो ये इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक। और क्या इसमें कुछ अजीब है कि जो व्यक्ति ईश्वर की बातें सोचने से इंसानों की बुरी हालत में लौटता है वो खुद को अजीब तरह से बर्ताव करता है? अगर उसकी आंखें झपक रही हों और अंधेरे की आदत न हो, और तभी उसे मजबूरी में अदालतों या और जगहों पर न्याय की परछाई के बारे में लड़ना पड़े, और वो उन लोगों की सोच को समझने की कोशिश करे जिन्होंने कभी असली न्याय देखा ही नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ग्लॉकन ने कहा। कोई भी समझदार आदमी ये याद रखेगा कि आंखों की गड़बड़ दो तरह की होती है और दो कारणों से होती है। या तो जब कोई रोशनी से बाहर आता है या जब वो रोशनी में जा रहा होता है। और ये बात मन की आंख पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि शरीर की आंख पर। और जो ये बात याद रखेगा, जब वो किसी की उलझी और कमज़ोर नज़र देखेगा तो वो जल्दी से उस पर हंसेगा नहीं। वो पहले पूछेगा कि क्या ये आत्मा उजाले से आई है और अंधेरे की आदत न होने की वजह से देख नहीं पा रही, या फिर अंधेरे से उजाले की तरफ मुड़ी है और ज़्यादा रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया रही हैं। और वो पहले वाले को उसकी अच्छे हाल पर खुश मानेगा और दूसरे पर दया करेगा। और अगर वो हंसना चाहे तो उस आत्मा पर हंसने में ज़्यादा मतलब होगा जो नीचे से उजाले में आई है, बजाय उस पर हंसने के जो ऊपर से रोशनी छोड़कर गुफा में लौटा है। ये बात बिल्कुल ठीक फर्क बताती है, ग्लॉकन ने कहा। लेकिन फिर भी अगर मैं सही हूं तो कुछ शिक्षकों की बात गलत है जब वो कहते हैं कि वो आत्मा में ऐसा ज्ञान डाल सकते हैं जो पहले उसमें था ही नहीं, जैसे कि अंधी आंखों में देखने की शक्ति डाल देना। वो ऐसा जरूर कहते हैं, जबकि हमारा तर्क ये दिखाता है कि सीखने की ताकत और क्षमता आत्मा में पहले से ही मौजूद होती है। और जैसे आंख बिना पूरा शरीर के हिले अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं मुड़ सकती, वैसे ही ज्ञान का यंत्र यानी आत्मा भी पूरे आत्मा के हिलने से ही बनने की दुनिया से है की दुनिया में मुड़ सकती है और धीरे धीरे है को सहने और देखने की ताकत पा सकती है। और उसमें सबसे उजाला और सबसे अच्छा हिस्सा होता है जिसे हम अच्छाई कहते हैं। जी सोक्रेटिस, बिल्कुल सही।
और क्या कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जो इस बदलाव को सबसे आसान और सबसे तेज बनाए? देखने की शक्ति डालने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो पहले से है, लेकिन जो गलत दिशा में मुड़ी हुई है और सच्चाई से दूर देख रही हैं, उस नजर को सही दिशा में मोड़ने के लिए। हाँ सोक्रेटिस, ऐसा कोई तरीका तो हो सकता है। और जहां तक आत्मा की दूसरी गुणों यानी वर्चूस की बात है, वो शरीर की आदतों जैसे लगती हैं, क्योंकि अगर ये गुण शुरू से अंदर न भी हों तो इन्हें बाद में आदत और अभ्यास से डाला जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान यानी विजडम का गुण सबसे अलग है। इसमें एक ईश्वरीय तत्व होता है जो हमेशा बना रहता है, और इसी को सही दिशा में मोड़ देने से ये उपयोगी और अच्छा बन जाता है। और अगर गलत दिशा में जाए तो ये नुकसानदायक और बेकार बन जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि एक चालाक बदमाश की तेज आंखों में कैसी चमक होती है? वो कितना जल्दी सब समझता है। उसकी छोटी सी आत्मा भी अपने लक्ष्य का रास्ता कितनी साफ देखती है। वो अंधा नहीं है, बल्कि उसकी तेज नजर बुराई की सेवा में लगी होती है, और वो जितना चालाक होता है उतना ही ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल सही सोक्रेटिस। लेकिन सोचो ग्लॉकन, अगर ऐसे लोगों की जवानी में ही सोच बदल दी जाती और उन्हें उन शारीरिक सुखों जैसे खाना और पीना इनसे अलग कर दिया जाता जो जन्म से उसके साथ ऐसे चिपके होते हैं जैसे शीशे का वजन, और जो उन्हें नीचे की तरफ खींचते हैं और उनकी आत्मा की नज़र को नीचे की चीज़ों पर टिकाए रखते हैं। अगर मैं कहूँ उन्हें इन रुकावटों से आज़ाद कर दिया गया होता और उनका ध्यान उल्टी दिशा में मोड़ दिया जाता, तो यही शक्ति जो अब बुराई में लगी है सच को भी उतनी ही तेजी से देख पाती जितनी अभी नीचे की चीज़ों को देखती है। बहुत मुमकिन है सुकरात। हाँ ग्लॉकन, और एक और बात जो मुमकिन नहीं बल्कि ज़रूरी नतीजे से है इस पूरे तर्क से, वो ये है कि ना तो वो लोग जो बिना पढ़ाई के हैं और सच से अनजान हैं, और ना ही वो जो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते, ये दोनों राज्य के अच्छे सेवक नहीं बन सकते। पहले वाले नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास कोई एक लक्ष्य नहीं होता जो उनके हर काम निजी या सार्वजनिक को दिशा दे, और दूसरे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वो बिना मजबूरी के कुछ करेंगे ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो तो पहले से ही स्वर्ग जैसे किसी टापू में रह रहे हैं। बिल्कुल सही सोक्रेटिस। तब ग्लॉकन, हम जो राज्य के संस्थापक हैं, हमारा काम होगा कि हम सबसे अच्छे दिमागों को उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए मजबूर करें जिसे हम सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं। उन्हें तब तक ऊपर चढ़ते रहना होगा जब तक वो अच्छाई तक न पहुंच पाए, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच जाएं और सब कुछ देख लें तो हमें उन्हें वही करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो वो अब करते हैं। आपका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं सोक्रेटिस। मेरा मतलब है कि वो ऊपर की दुनिया में ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें उन्हें फिर से नीचे गुफा में कैदियों के बीच लाना होगा और उनके कामों और सम्मान में हिस्सा दिलाना होगा, चाहे वो सम्मान पाने लायक हो या नहीं। लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी सोक्रेटिस? क्या हमें उन्हें बुरा जीवन देना चाहिए जब वो अच्छा जीवन जी सकते हैं? तुम फिर से भूल गए मेरे दोस्त, सोक्रेटिस ने कहा। उस कानून बनाने वाले का इरादा, जिसका मकसद किसी एक वर्ग को बाकी से ज्यादा खुश बनाना नहीं था, असली खुशी तो पूरे राज्य में होनी थी, और वो नागरिकों को समझदार और जरूरत के जरिए एक साथ रखता था, उन्हें राज्य का सेवक बनाकर, और इसलिए एक दूसरे का भी भला करने वाला बनाकर। उसने उन्हें इसलिए बनाया था कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि राज्य को मजबूत करने वाले औजार बने। सच है सोक्रेटिस, मैं भूल गया था। देखो ग्लॉकन, इसमें कोई अन्याय नहीं होगा अगर हम अपने दार्शनिकों को दूसरों की देखभाल और जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करें। हम उन्हें यह समझाएंगे कि बाकी राज्यों में उनके जैसे लोगों की राजनीति की मेहनत में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती, और ये ठीक भी है क्योंकि वो अपनी मर्जी से बड़े होते हैं और सरकार भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। जब उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली
तो उनसे किसी एहसान की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन हमने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लाया कि तुम राज्य के राजा बनो, खुद के और बाकी नागरिकों के भी। और हमने तुम्हें बहुत अच्छी और पूरी तरह से शिक्षा दी है, उनसे कहीं बेहतर। इसलिए तुम इस दोहरी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकते हो। इसीलिए जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें फिर नीचे आम लोगों की गुफा में जाना होगा और अंधेरे में देखने की आदत डालनी होगी। जब ये आदत लग जाएगी तो तुम गुफा के लोगों से 10,000 गुना बेहतर देख सकोगे और तुम्हें पता होगा कि कौन सी परछाई क्या है और वो क्या दिखा रही है, क्योंकि तुमने खुद सुंदरता, न्याय और अच्छाई को उसकी सच्चाई में देखा है। और इस तरह हमारा राज, जो तुम्हारा भी है, सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई बनेगा। और इसका संचालन बाकी राज्यों से अलग होगा, जहां लोग सिर्फ परछाइयों के लिए लड़ते हैं और सत्ता के लिए पागल हो जाते हैं, जिसे वो सबसे बड़ा भला मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिस राज्य के शासक सबसे कम शासन करना चाहते हैं, वही सबसे अच्छा और शांतिपूर्ण राज्य होता है। और जहां लोग शासन करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सबसे खराब। बिल्कुल सही सोक्रेटिस, मैं सहमत हूं। और क्या हमारे छात्र जब ये सुनेंगे तो राज्य की जिम्मेदारी लेने से इनकार करेंगे, जब उन्हें ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ स्वर्ग जैसी रोशनी में बिताने को मिल रहा हो? बिल्कुल नहीं सोक्रेटिस, क्योंकि वो न्यायप्रिय लोग हैं और जो आदेश हम उन्हें देंगे वो भी न्यायपूर्ण होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को जरूरी समझकर स्वीकार करेंगे, जैसे आज के शासकों की तरह नहीं, जो बस अपने फायदे के लिए राज करते हैं। हाँ मेरे दोस्त ग्लॉकन, यही असली बात है। तुम्हें अपने भविष्य के शासकों के लिए शासक से बेहतर और दूसरा जीवन तैयार करना होगा। तभी तुम एक अच्छे और व्यवस्थित राज्य की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा राज्य जहां शासक सिर्फ इसलिए शासन करते हैं कि वो सच में अमीर हैं, मतलब ज्ञान और अच्छाई से भरपूर, न कि सोने चांदी से, वही सच में अच्छा होता है। लेकिन अगर वो गरीब हों और सिर्फ अपने फायदे के लिए सत्ता में आए, ये सोचकर कि वहीं उन्हें सबसे बड़ा सुख मिलेगा, तो राज्य में कभी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि फिर वो पदों के लिए लड़ेंगे और ऐसी लड़ाइयाँ आपस में और समाज में शासकों और पूरे राज्य को बर्बाद कर देंगी। एकदम सच सोक्रेटिस, आपने सही कहा। और ग्लॉकन, एकमात्र जीवन जो राजनीति की इच्छा को नीचा दिखाता है, वो है सच्चे दर्शन का जीवन। क्या तुम्हें कोई और ऐसा जीवन पता है? मुझे नहीं पता सोक्रेटिस। ग्लॉकन, और जो लोग शासन करें, क्या उन्हें शासन के काम से मोह नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर उन्हें मोह हो गया तो बहुत से लोग चाहेंगे और फिर आपस में लड़ाई होगी। इसमें कोई शक नहीं है सोक्रेटिस। तो फिर हम किन लोगों को मजबूर करेंगे कि वो रक्षक यानी गार्डियंस बने? जाहिर है वो लोग जो राज्य के मामलों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और जिनके हाथ में राज्य सबसे अच्छा चलता है और जिनके पास राजनीति के अलावा और भी सम्मान है और एक और बेहतर जीवन भी है। हाँ वही लोग हैं सोक्रेटिस, और मैं उन्हें चुनूंगा। तो ग्लॉकन, अब क्या हम ये सोचें कि ऐसे रक्षक कैसे तैयार होंगे और कैसे उन्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ लाया जाएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नीचे की दुनिया से देवताओं तक ऊपर गए थे? हाँ बिल्कुल सोक्रेटिस, यह प्रक्रिया ऐसा नहीं है ग्लॉकन जैसे कोई सीप पलटना, एक खेल का इशारा जिसमें सीप की रोशनी या अंधेरे से तय होता है कि कौन भागेगा और कौन पकड़ेगा। तो ग्लॉकन, ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है जैसे कोई सीप पलटना, बल्कि आत्मा का पलटना है, जो एक ऐसे दिन से गुजर रही है जो बस रात से थोड़ा अच्छा है और असली दिन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की चढ़ाई, जिसे हम सच्चा दर्शन कहते हैं। हाँ सोक्रेटिस, बिल्कुल सही।
और क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा बदलाव लाने की ताकत किस तरह के ज्ञान में होती है? जरूर। ग्लॉकन, वो कौन सा ज्ञान है जो आत्मा को बनने से होने की तरफ खींच सकता है? और एक और बात मेरे दिमाग में आई है, तुम्हें याद है ना कि हमारे नौजवान योद्धा और एथलीट बनने वाले हैं? हाँ सोक्रेटिस, ऐसा कहा गया था। तो फिर इस नए ज्ञान में एक और खासियत होनी चाहिए। कौन सी खासियत सोक्रेटिस? युद्ध में काम आने वाली। हाँ, अगर हो सके तो। हमारी पुरानी शिक्षा योजना में 2 हिस्से थे, सही है ना? हाँ सोक्रेटिस, बिल्कुल सही। एक था व्यायाम यानी जिम्नास्टिक, जो शरीर के बढ़ने और बिगड़ने से जुड़ा था और इसलिए उसे जन्म और नाश से जोड़ सकते हैं। सच है सोक्रेटिस। तो फिर वो ज्ञान नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नहीं। लेकिन संगीत के बारे में क्या कहोगे ग्लॉकन, जो हमारी पुरानी योजना में थोड़े हिस्से में शामिल था? संगीत, जैसा कि आपको पता होगा सोक्रेटिस, व्यायाम के उलट था। यह रक्षकों को आदतों के प्रभाव से प्रशिक्षित कराता था, मेल से उन्हें सौम्य बनाता था, लय से लयबद्ध बनाता था, लेकिन उन्हें विज्ञान नहीं देता था। और शब्द चाहे काल्पनिक हों या शायद सच्चे, उनमें भी लय और मेल के तत्व होते हैं, लेकिन संगीत में वो अच्छाई नहीं थी जिसे आप खोज रहे हैं। तुम्हारी बात एकदम सटीक है ग्लॉकन। संगीत में सच में वैसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे ग्लॉकन, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमारी ज़रूरत के अनुसार हो? क्योंकि हमने तो सभी उपयोगी कलाओं को साधारण समझा था। बिल्कुल, लेकिन अगर संगीत और व्यायाम को हटा दें और कलाओं को भी हटा दें तो क्या बचता है? शायद हमारे खास विषयों में से कुछ न बचे। तब हमें ऐसा कुछ लेना होगा जो खास न हो लेकिन हर जगह काम आता हो। वो क्या हो सकता है सोक्रेटिस? ऐसी चीज जो सभी कलाएं, विज्ञान और समझने की शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करती हैं और जिसे हर कोई शिक्षा के शुरुआत में सीखता है। वो क्या है? एक छोटी सी बात ग्लॉकन, 1, 2, 3 को पहचानना, मतलब संख्या और गणना, कैलकुलेशन। क्या सभी कलाओं और विज्ञानों में इनका इस्तेमाल जरूरी नहीं है? हाँ, होता तो है। तो युद्ध की कला में भी इसका हिस्सा होता है। बिल्कुल सोक्रेटिस। तो जब पालामेडेस दुखांत नाटकों में आता है तो वो अगमेम्नेन को मजाक उड़ाने लायक साबित करता है। क्या तुमने कभी गौर नहीं किया कि वो दावा करता है कि उसने ही संख्या का आविष्कार किया, जहाज़ों की गिनती की और ट्रॉय में सेना की कतारें बनाई? इसका मतलब ये हुआ कि पहले कभी गिनती ही नहीं की गई थी। और अगमेम्नन को तो अपने पैरों की गिनती भी नहीं आती थी। कैसे आती, अगर उसे संख्या की जानकारी ही नहीं थी? और अगर ये सच है तो वो कैसा सेनापति रहा होगा? अगर ऐसा था जैसा आप कह रहे हैं सुकरात, तो वो बहुत ही अजीब सेनापति रहा होगा। क्या हम इनकार कर सकते हैं कि एक योद्धा को अंकगणित की जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सुकरात, अगर उसे युद्ध की रणनीति का थोड़ा भी समझना है। बल्कि मैं तो कहूंगा, अगर उसे एक इंसान भी बनना है तब भी। मैं जानता हूं कि इस विषय को लेकर तुम्हारा भी वही विचार है जो मेरा है ग्लॉकन। आपका क्या विचार है सोक्रेटिस? मुझे लगता है कि ये वही अध्ययन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और जो सोच की तरफ ले जाता है, लेकिन कभी सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसका सही उपयोग तो बस इतना है कि आत्मा को होने की ओर खींचना। क्या आप अपना मतलब समझाएंगे सोक्रेटिस? मैं कोशिश करता हूं और मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ मिलकर इस खोज में रहो ग्लॉकन। और जब मैं ये पहचानने की कोशिश करूं कि किस ज्ञान में आत्मा को खींचने की शक्ति है, तो तुम बस हाँ या ना कहो, ताकि हमें साफ साफ पता चल सके कि अंगगणित भी उनमें से एक है या नहीं।
समझाइए सोक्रेटिस, मैं तैयार हूं। मेरा मतलब है कि जो चीजें हमारी इंद्रियों से, हमारी सेंसेस से आती हैं, वो दो तरह की होती हैं। कुछ चीजें सोचने को मजबूर नहीं करती क्योंकि सेंसेस उन्हें ठीक से समझ लेती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां इंद्रियां धोखा देती हैं और हमें जरूर आगे सोचना पड़ता है। आप साफ तौर पर उस तरीके की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस जहां दूरी और रोशनी छाया की पेंटिंग से इंद्रियों को धोखा होता है, हमारी सेंसेस को, है ना? नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है ग्लॉकन। तो फिर आपका क्या मतलब है? जब मैं न सोचे जाने वाली चीज़ों की बात करता हूं तो मेरा मतलब है वो चीज़ें जो एक अनुभव से उसके उल्टे में नहीं जाती। सोचने लायक चीज़ें वो होती हैं जो जाती हैं। इस दूसरी तरह के मामलों में जब इंद्रियां किसी चीज़ को देखती हैं, चाहे पास से या दूर से, तो वो किसी एक चीज़ की बजाय उसके उल्टे की भी उतनी ही छवि देती हैं। एक उदाहरण से बात साफ होगी। यहाँ 3 उंगलियां हैं, छोटी उंगली, दूसरी उंगली और बीच वाली उंगली। ठीक है सोक्रेटिस। अब इन्हें सोचो ग्लॉकन कि इन्हें बिल्कुल पास से देखा जा रहा है, और अब बात यह है कि हर उंगली एक जैसी उंगली दिखती है, चाहे वो बीच में हो या किनारे पर, चाहे सफेद हो या काली, मोटी हो या पतली, फर्क नहीं पड़ता। उंगली तो उंगली ही रहती है। इन मामलों में इंसान को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उंगली क्या है, क्योंकि नजर कभी ये संकेत नहीं देती कि उंगली कुछ और हो सकती है। और इसलिए जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुद्धि को सोचने पर मजबूर करे। लेकिन क्या ये बात उंगलियों के बड़े और छोटे होने पर भी उतनी ही सच है? क्या आंखें इसे ठीक से देख पाती हैं, और क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उंगली बीच में है और दूसरी किनारे पर? और वैसे ही क्या छूने की इंद्री मोटे या पतले, मुलायम या सख्त को ठीक से पहचान सकती है, और बाकी इंद्रियां भी? क्या वो इन बातों को पूरी तरह से समझा पाती हैं? क्या उनका काम करने का तरीका ऐसा नहीं होता जैसे सख्त को छूने वाले इंद्रिय साथ में मुलायम को भी महसूस करती है, और आत्मा को ये बताती है कि वही चीज सख्त भी है और मुलायम भी? आप सही कह रहे हैं सोक्रेटिस। तो क्या ग्लॉकन, क्या आत्मा इस बात से उलझन में नहीं पड़ती कि जो चीज सख्त है वही मुलायम भी है? फिर सोचो, हल्का और भारी का क्या मतलब है अगर जो हल्का है वही भारी भी हो, और जो भारी है वो हल्का भी? हाँ सोक्रेटिस, आत्मा को जो ये संकेत मिलते हैं वो बहुत अजीब हैं और समझाने लायक हैं। हाँ, और ऐसी उलझनों में आत्मा अपने पास गणना और बुद्धि को बुलाती है ताकि वो देख सके कि जो चीजें उसे दिखाई दे रही हैं वो एक हैं या दो। और अगर वो दो निकले तो क्या हर एक चीज अलग नहीं होगी? और अगर हर एक एक है और दोनों दो हैं तो आत्मा उन्हें अलग अलग मानेगी, क्योंकि अगर वो जुड़े होते तो उन्हें एक ही माना जाता। आंख ने जरूर छोटे और बड़े दोनों को देखा, लेकिन सिर्फ उलझन में देखा, उन्हें अलग नहीं किया। जबकि सोचने वाली बुद्धि ने उस उलझन को दूर करने के लिए उल्टा तरीका अपनाया। उसने छोटे और बड़े को अलग अलग और साफ तौर पर देखा। क्या यही वो शुरुआत नहीं थी ग्लॉकन, जब हमने पूछना शुरू किया क्या बड़ा है और क्या छोटा? और ऐसे ही दिखने वाली और समझने वाली चीजों में फर्क हुआ। 100% सही सोक्रेटिस, आपने सही कहा। यही वो बात थी जब मैंने कहा था कि कुछ अनुभव बुद्धि को सोचने को बुलाते हैं और कुछ नहीं बुलाते। जो अनुभव उल्टे अनुभवों के साथ एक ही समय में आते हैं वो सोच को बुलाते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वो नहीं बुलाते। मैं समझ गया सोक्रेटिस, और मैं आपसे सहमत हूं। और एकपन और संख्या किस तरह की चीजों में आती है ग्लॉकन? मुझे नहीं पता, आप बताइए। थोड़ा सोचो और तुम देखोगे कि अब तक की बातों में इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अगर एकता को आंखों या किसी और इंद्रिय से पूरी तरह समझा जा सकता, तो जैसे उंगली के मामले में था,
तो सोच की ज़रूरत ही न होती। लेकिन जब कोई विरोध होता है और एक के साथ कई भी होते हैं, तब सोच जागती है और आत्मा उलझन में आकर पूछती है, असली एकता क्या है? यही तरीका है जिससे एक का ध्यान आत्मा को सच्चाई की तरफ खींचता है और उसे बदलता है। और सच में सोक्रेटिस, ये बात एक के मामले में साफ दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वही चीज एक भी है और असंख्य भी। हाँ ग्लोकन, और अगर ये एक के लिए सच है तो फिर हर संख्या के लिए भी सच है। बिल्कुल सोक्रेटिस, और सारा अंकगणित और गणना संख्या से ही जुड़ा होता है न ग्लोकन? हाँ सोक्रेटिस, और ये मन की सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। हाँ सोक्रेटिस, बहुत ही अनोखे ढंग से। तो ये वो ज्ञान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसका दोहरा उपयोग है, युद्ध के लिए भी और दर्शन के लिए भी। क्योंकि जो योद्धा है उसे संख्या की कला सीखनी ही होगी, नहीं तो वो अपनी सेना को जमाना नहीं सीख पाएगा। और दार्शनिक को भी सीखनी होगी, क्योंकि उसे बदलावों के समुंदर से ऊपर उठकर सच्चाई को पकड़ना होता है, और इसलिए उसे गणितज्ञ बनना ही होगा। हाँ, ये सच है सोक्रेटिस। तो ग्लोकन, हमारा रक्षक तो योद्धा भी है और दार्शनिक भी। बिल्कुल। तो ये वो ज्ञान है जिसे कानून के जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, और हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे राज्य के मुख्य लोग गणित पढ़ें, लेकिन सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि तब तक पढ़ें जब तक वो मन में संख्याओं की प्रकृति को न समझ जाए। और ना ही किसी व्यापारी की तरह खरीद बिक्री के लिए पढ़ें, बल्कि युद्ध में काम के लिए और आत्मा के लिए पढ़ें, क्योंकि ये वही आसान रास्ता होगा जिससे आत्मा बनने से सच्चाई और होने की तरफ जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात है सोक्रेटिस। हाँ ग्लोकन, और अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि ये विज्ञान कितना प्यारा है और कितने तरीकों से हमारी मकसद की तरफ ले जाता है, अगर इसे दार्शनिक की तरफ पढ़ा जाए तो, न कि दुकानदार की तरह। आपका क्या मतलब है सोक्रेटिस? मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने कहा था, कि अंकगणित आत्मा पर बहुत अच्छा और ऊंचा असर डालता है। यह आत्मा को सोचने पर मजबूर करता है कि असली संख्या क्या है, और वो उन चीजों को नकार देता है जो आंखों या हाथों से देखी या छुई जा सकती हैं। तुम जानते हो कि गणित के जानकार कितनी सख्ती से उस पर हंसते हैं जो एक को बांटना चाहता है, और अगर कोई बांटता है तो वो उसे फिर से जोड़ देते हैं, ये देखभाल करते हुए कि एक हमेशा एक ही बना रहे और टुकड़ों में न खो जाए। ये सही बात है सोक्रेटिस, मैंने देखा है। अब सोचो ग्लोकन, अगर कोई उनसे कहे, हे दोस्तों, ये कैसे अद्भुत नंबर हैं जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, जिनमें, जैसा कि तुम कहते हो, एकता होती है, हर इकाई बराबर होती है, कभी नहीं बदलती, और जिसे बांटा नहीं जा सकता, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो जवाब देंगे मेरी समझ में सोक्रेटिस कि उन नंबरों की बात कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ सोच में ही समझा जा सकता है। ग्लोकन, तो तुम देखते हो कि इस ज्ञान को सच में जरूरी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमें शुद्ध सच्चाई तक पहुंचने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। हाँ सोक्रेटिस, ये इसकी एक खास पहचान है। तो ग्लोकन, क्या तुमने ये भी देखा है कि जिन लोगों में गणना की प्राकृतिक समझ होती है वो ज्यादातर दूसरे ज्ञानों में भी तेज होते हैं, और यहाँ तक कि जो सुस्त होते हैं, अगर उन्होंने गणित की शिक्षा भी ली होती तो भले ही उन्हें कोई और फायदा न मिले, लेकिन वो पहले से ज्यादा तेज जरूर हो जाते। और सच कहूं तो तुम इससे ज्यादा कठिन अध्ययन आसानी से नहीं पाओगे, और वैसे भी बहुत कम ऐसे कठिन होते हैं। और इन्हीं सब कारणों से ग्लोकन, अंकगणित ऐसा ज्ञान है जिसमें सबसे अच्छे स्वभाव वाले लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, और इसे कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो चलो इसे हमारी शिक्षा के विषयों में एक मान लेते हैं। अब क्या हम ये देखें कि क्या इससे जुड़ा हुआ दूसरा ज्ञान भी हमारे लिए जरूरी है? क्या आप
ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस? बिल्कुल वही, ग्लॉकन। तो फिर साफ है सोक्रेटिस कि हम ज्यामिति के उस हिस्से में रुचि रखते हैं जो युद्ध से जुड़ा है, क्योंकि जब सेना का डेरा डालना हो या जगह लेना हो या लाइनें बंद करनी हो या फैलानी हो या कोई और युद्ध की चालें हो लड़ाई के दौरान या यात्रा में, तो फर्क पड़ेगा कि सेनापति ज्यामितिज्ञ है या नहीं। हाँ, ग्लॉकन। लेकिन इस मकसद के लिए थोड़ी सी ज्यामिति या गणना काफी है। सवाल तो ज्यामिति के बड़े और गहरे हिस्सों का है। क्या वो अच्छे के विचार को समझने में कुछ मदद करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सभी वो चीजें जो आत्मा को उस जगह की ओर देखने को मजबूर करती हैं जहां सच्चा होना मौजूद है, वो सब जरूरी है। तो अगर ज्यामिति हमें होने को देखने के लिए मजबूर करती है तो यह हमारे काम की है। अगर वो सिर्फ बनते रहने तक सीमित है तो हमारे काम की नहीं। लेकिन जो लोग ज्यामिति से थोड़ा भी परिचित हैं वो भी ये नहीं झुठलाएंगे कि इस ज्ञान की यह समझ आम ज्यामितिज्ञों की भाषा से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों सोक्रेटिस? ऐसा इसलिए ग्लॉकन कि वो लोग सिर्फ अभ्यास पर ध्यान देते हैं और हमेशा छोटी और हास्यास्पद बातें करते हैं, जैसे वर्ग बनाना, मापना, जोड़ना। वो ज्यामिति की ज़रूरतों को रोज की जिंदगी की ज़रूरतों से मिला देते हैं, जबकि असली मकसद तो ज्ञान होता है। तो क्या हमें एक और बात नहीं माननी पड़ेगी कि ज्यामिति जिस ज्ञान को पाना चाहती है वो शाश्वत है, न कि वो चीजें जो नष्ट होती हैं या बदलती रहती हैं। यह आसानी से माना जा सकता है सोक्रेटिस, और यह सच भी है। तो मेरे प्रिय मित्र, ज्यामिति आत्मा को सच्चाई की ओर खींचती है, दार्शनिक सोच लाती है और उस चीज को उठाती है जो अब गिर चुकी है। तो फिर इससे ज्यादा जोर से कोई बात नहीं की जानी चाहिए कि तुम्हारे सुंदर राज्य के लोग हर हाल में ज्यामिति सीखें। और इसके अलावा इस विज्ञान के कुछ और भी प्रभाव होते हैं जो छोटे नहीं हैं। कैसे प्रभाव सोक्रेटिस? थोड़ा ठीक से बताइए। वो सैन्य फायदे जो तुमने खुद बताए थे ग्लॉकन, और हर ज्ञान के क्षेत्र में, जैसा कि अनुभव बताता है, जिसने ज्यामिति पढ़ी है वो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तेज समझ वाला होता है जिसने नहीं पढ़ी। तो फिर क्या हम इसे दूसरा ऐसा ज्ञान माने जिसे हमारे युवा पढ़ें? हाँ, ऐसा ही करेंगे सोक्रेटिस। और ग्लॉकन, मान लो हम खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी को तीसरा विषय बना दें। तुम क्या कहते हो? मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगता है सोक्रेटिस। ऋतुओं, महीनों और वर्षों का देखना सेनापति के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसान या नाविक के लिए। मुझे हंसी आती है तुम्हारे उस डर पर जो तुम दुनिया से करते हो ग्लॉकन, जिसकी वजह से तुम ये दिखाने से बचते हो कि तुम बेकार की पढ़ाई पर जोर दे रहे हो। और मैं मानता हूं कि ये बात मानना मुश्किल है कि हर इंसान में आत्मा की एक आंख होती है जो दूसरी चीजों में उलझकर धुंधली हो जाती है, लेकिन इन्हीं पढ़ाइयों से वो साफ हो जाती है और फिर से चमकने लगती है। और ये आंख शरीर की 10,000 आंखों से भी कीमती है, क्योंकि सिर्फ इसी से सच्चाई देखी जा सकती है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुमसे सहमत होंगे और तुम्हारी बातों को एक रहस्य की तरह लेंगे, और दूसरे वो जिनके लिए ये सब बातों का कोई मतलब नहीं होगा और जो इन्हें बकवास कहेंगे, क्योंकि उन्हें इसमें कोई फायदा नहीं दिखेगा। इसलिए तुम्हें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि तुम इनमें से किस से बात कर रहे हो। शायद तुम कहोगे कि तुम दोनों से नहीं बोल रहे, वो तुम्हारा असली मकसद खुद को सुधारना है, लेकिन साथ ही तुम ये भी नहीं चाहते कि अगर किसी और को इससे फायदा हो तो वो न मिले। मुझे लगता है मैं ये चर्चा ज्यादातर खुद के लिए करना चाहूंगा। तो एक कदम पीछे हटो ग्लॉकन, क्योंकि हम विज्ञानों के क्रम में गलती कर चुके हैं। क्या गलती हुई सोक्रेटिस? समतल ज्यामिति के बाद हम सीधे घूमती हुई ठोस आकृतियों पर आ गए,
जबकि हमें पहले ठोस आकृतियों को उनके असली रूप में लेना चाहिए था, क्योंकि दूसरी दिशा लंबाई और चौड़ाई के बाद तीसरी दिशा गहराई और घन आकृति आनी चाहिए थी। सच है सोक्रेटिस, लेकिन इन विषयों के बारे में तो अब तक बहुत कम जानकारी है। हाँ ग्लॉकन, और इसके दो कारण हैं। पहला, कोई भी सरकार इन्हें बढ़ावा नहीं देती, इसलिए इन्हें पढ़ने में लोगों में मेहनत की भावना नहीं होती, और वैसे भी ये कठिन है। दूसरा, छात्र इन्हें तब तक नहीं सीख सकते जब तक कोई शिक्षक न हो, लेकिन शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो आजकल के छात्र इतने घमंडी हैं कि उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पूरा राज्य इन पढ़ाइयों को बढ़ावा दे और इन्हें सम्मान दे तो छात्र खुद सीखना चाहेंगे, और लगातार मेहनत होगी और खोजें भी होंगी, क्योंकि अभी भी जब इन्हें दुनिया नज़रअंदाज करती है और ये अपने पूरे रूप में भी नहीं है और पढ़ने वाले लोग इनका कोई उपयोग नहीं बता सकते, फिर भी ये पढ़ाई अपनी खुद की सुंदरता से आगे बढ़ रही है। और अगर राज्य का साथ मिल जाए तो शायद ये एक दिन पूरी तरह से उजाले में आ जाए। हाँ सोक्रेटिस, इन पढ़ाइयों में एक अजीब आकर्षण तो होता है, लेकिन मुझे कभी भी विषयों के क्रम में बदलाव पूरी तरह से समझ में नहीं आए। सबसे पहले आपने समतल ज्यामिति से शुरुआत की, है ना? हाँ। और फिर आपने खगोल शास्त्र को अगला रखा और फिर एक कदम पीछे चले गए। हाँ ग्लॉकन, और मैं जल्दी में था इसलिए तुम्हें रोका भी। ठोस ज्यामिति की हास्यास्पद स्थिति, जिसे स्वाभाविक रूप से आगे आना चाहिए था, मुझे उस हिस्से को छोड़कर सीधे खगोल शास्त्र या घूमती ठोस वस्तुओं पर ले गई। हाँ सोक्रेटिस, तो मान लो कि जो विषय हमने छोड़ा है वो अस्तित्व में आ जाएगा अगर राज्य उसे बढ़ावा दे। तब चलो अब खगोल शास्त्र की ओर बढ़ते हैं, जो चौथा विषय होगा। बिल्कुल सही क्रम। और अब सोक्रेटिस, जैसा कि आपने मुझे पहले खगोल शास्त्र की साधारण तारीफ पर टोका था, अब मैं आपके अंदाज में इसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि खगोल शास्त्र आत्मा को ऊपर देखने पर मजबूर करता है और हमें इस दुनिया से किसी और दुनिया की ओर ले जाता है। सबको ऐसा लगता है ग्लॉकन, लेकिन मुझे नहीं। दूसरों को यह साफ दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे नहीं। तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग खगोल शास्त्र को दर्शन बना देते हैं वो हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखने पर मजबूर करते हैं। क्या मतलब है आपका? ग्लॉकन, तुम्हारे मन में ऊपर की चीजों को लेकर एक बहुत ऊंचा ख्याल है, और मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी अपना सिर पीछे झुकाकर छत को घूरे तो भी तुम यही सोचोगे कि उसकी आंखें नहीं बल्कि उसका दिमाग देख रहा है। और शायद तुम सही हो और मैं मूर्ख हूं, लेकिन मेरी राय में सिर्फ वही ज्ञान आत्मा को ऊपर देखने पर मजबूर करता है जो होने और अदृश्य से जुड़ा है। और कोई आदमी चाहे आसमान को ताकता हो या जमीन को घूरता हो, अगर वो किसी चीज को सिर्फ इंद्रियों से जानने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहूंगा कि वो कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज ज्ञान का विषय नहीं है। उसकी आत्मा ऊपर नहीं नीचे देख रही है, चाहे वो पानी के जरिए जानना चाहे या जमीन के, चाहे वो तैरे या बस पीठ के बल लेटा हो। मैं इस बात को मानता हूं सोक्रेटिस कि आपका टोका बिल्कुल सही है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि खगोल शास्त्र को उस तरह से कैसे पढ़ा जाए जिससे वो उस ज्ञान की तरफ ले जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं ग्लॉकन, जो तारे वाला आकाश हम देखते हैं वो एक दिखाई देने वाली जगह पर बना है, इसलिए भले ही वो सबसे सुंदर और परफेक्ट दिखाई देने वाली चीज हो, फिर भी वो असली तेज और असली धीमी चालों से बहुत नीचे माना जाएगा। ये चालें आपस में जुड़ी होती हैं और अपने अंदर सही संख्या और सही आकृतियां लेकर चलती हैं। अब इन्हें समझा जा सकता है सोच और बुद्धि से, लेकिन आंखों से नहीं। तारों वाला आकाश हमें एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और उसे ऊंचे ज्ञान की तरफ ले जाने वाला रास्ता मानना चाहिए। उसकी सुंदरता वैसी ही है जैसे कोई बहुत अच्छा चित्र या मूर्ति जो डिडल्स या कोई और महान कलाकार ने बनाई हो।
कोई ज्यामिति जानने वाला जब उसे देखेगा तो वह उसकी खूबसूरती को समझेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि उसमें असली बराबरी, असली दुगना या किसी अनुपात की सच्चाई मिल सकती है। और क्या एक सच्चा खगोल शास्त्री जब तारों की चाल देखेगा तो उसकी भी यही भावना नहीं होगी? क्या वो नहीं मानेगा कि आकाश और उसमें जो कुछ है वो बनाने वाले ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया है? लेकिन वो कभी ये नहीं मानेगा कि रात और दिन का अनुपात, या उनका महीने से, महीने का साल से, या तारों का इन सब में और आपस में, ये सब चीजें हमेशा के लिए एक जैसी और बिना बदलाव वाली भी हो सकती हैं। ये सोचना बेवकूफ़ी होगी, और इनकी सटीक सच्चाई को लेकर इतना ज्यादा मेहनत करना भी उतना ही बेवकूफ़ी भरा है। तो मैंने कहा, खगोल शास्त्र में भी जैसे ज्यामिति में हमें समस्याओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम सही तरीके से इसे समझना चाहते हैं तो तारों की दुनिया को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तभी हमारा सोचने का स्वाभाविक उपहार किसी असली काम में आ सकता है। सोक्रेटिस, ये तो आज के खगोल शास्त्रियों की पहुंच से बहुत बाहर की बात है। हाँ ग्लॉकन, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें इसी तरह विस्तार की जरूरत है अगर हमारी शिक्षा सच में कोई काम की होनी है। लेकिन क्या तुम मुझे कोई और ऐसा अध्ययन बता सकते हो? नहीं सोक्रेटिस, बिना सोचे नहीं बता सकता। गति यानी मोशन के कई रूप होते हैं ग्लॉकन, सिर्फ एक नहीं। उनमें से दो तो हमारे जैसे साधारण लोगों को भी आसानी से दिखते हैं, और बाकी शायद उन लोगों के लिए हैं जो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो दो कौन से हैं सोक्रेटिस? एक दूसरी, मैंने कहा, उस पहली वाले की बहन जैसी है जैसे हमने पहले बताई थी। वो क्या हो सकता है सोक्रेटिस? दूसरी वो है जो कानों से जुड़ी है, जैसे पहली आंखों से जुड़ी थी। जैसे आंखें तारों को देखने के लिए बनी हैं, वैसे ही कान मेल बेल वाली चालें सुनने के लिए बने हैं। और ये दोनों बहन ज्ञान माने गए हैं, जैसे पाइथागोरस वाले कहते हैं, और हम ग्लॉकन उनसे सहमत हैं। लेकिन ये अध्ययन बहुत मेहनत वाला है, इसलिए हमें जाकर उनसे सीखना चाहिए, और वो हमें बताएंगे कि क्या इन विज्ञानों के कुछ और उपयोग भी हैं। लेकिन साथ ही हमें अपना ऊंचा उद्देश्य भी नहीं भूलना चाहिए। ये ऊंचा उद्देश्य क्या है सोक्रेटिस? ग्लॉकन, हर ज्ञान को एक परफेक्शन तक पहुंचना चाहिए, और हमारे छात्रों को भी वहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि वो खगोल शास्त्र में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सुरो यानी हारमोनी के ज्ञान में भी यही होता है। जो लोग संगीत सीखते हैं वो सिर्फ उन ध्वनियों और मेलों की तुलना करते हैं जो कान से सुने जाते हैं, और उनका काम भी खगोल शास्त्रियों की तरह बेकार जाता है। हाँ सच में सोक्रेटिस, और मजेदार लगता है जब वो लोग अपनी छोटी ध्वनियों की बात करते हैं, जैसे कि वो उन्हें कहते हैं। वो अपने कान तारों के पास लगाकर सुनते हैं, जैसे कोई अपने पड़ोसी की दीवार से आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने बीच की एक नई ध्वनि पहचान ली है और सबसे छोटा फर्क ढूंढ लिया है जिसे नापने की इकाई मानना चाहिए। बाकी कहते हैं कि दो आवाजें अब एक जैसी हो गई हैं। दोनों पक्ष अपने कानों को समझ से पहले रखते हैं। ग्लॉकन, तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो तारों को खींचते हैं, चिमटी से दबाते हैं और उन्हें मोड़ते हैं। मैं भी उन्हीं की भाषा में बात करते हुए कह सकता हूं कि कैसे वो पिक से तारों को मारते हैं, और कैसे तार कभी आवाज देने में पीछे रहते हैं और कभी आगे। लेकिन ये सब बोलना लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि ये लोग वो नहीं हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। मैं उन पाइथागोरस वालों की बात कर रहा हूं जिनसे मैं हारमोनी के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि वो भी खगोल शास्त्रियों जैसी गलती करते हैं। वो बस उन सुरों के नंबर को देखते हैं जो सुने जा सकते हैं, लेकिन कभी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते। मतलब वो ये नहीं सोचते कि कुछ नंबर मेल खाते हैं और कुछ क्यों नहीं।
ये तो इंसान की समझ से ऊपर की चीज लगती है सोक्रेटिस। हाँ ग्लोकन, मैं कहूंगा ये काम की चीज है। अगर इसे सुंदरता और अच्छाई के मकसद से खोजा जाए, लेकिन अगर किसी और इरादे से किया जाए तो ये बेकार है। जब ये सभी पढ़ाई एक दूसरे से जुड़ जाएं और आपस में मेल खाने लगे और हम इन्हें एक साथ देखकर समझें, तभी मैं मानता हूं इनका हमारी जरूरत के लिए कोई मतलब होगा, वरना इनसे कोई फायदा नहीं होगा। तुम क्या कहना चाहते हो ग्लोकन? शुरुआत की बात या कुछ और? क्या तुम नहीं मानते कि यह सब तो बस असली संगीत की शुरुआत है जो हमें सीखना है? तुम किसी गणितज्ञ को तर्क करने वाला नहीं मानते, है ना? बिल्कुल नहीं सोक्रेटिस। मैंने तो शायद ही कभी किसी गणितज्ञ को ऐसा देखा हो जो ठीक से तर्क कर सके। तो ग्लोकन, क्या तुम सोचते हो कि जो लोग ठीक से तर्क नहीं कर सकते वो ज्ञान पा सकते हैं जिसकी हमें उनसे उम्मीद है? नहीं, ये तो मानना मुश्किल है सोक्रेटिस। तो फिर ग्लोकन, मैंने कहा, हम अब तर्क की असली धुन पर आ गए हैं। ये वो धुन है जो केवल दिमाग से जुड़ी है, लेकिन जिसे देखने की शक्ति कभी कभी नकल करने की कोशिश करती है। जैसे कि याद है, हमने माना था कि आंखें असली जानवरों और सितारों को देखती हैं, और सबसे आखिर में सूरज को। ऐसे ही तर्क में भी होता है। जब कोई इंसान केवल बुद्धि की रोशनी से बिना इंद्रियों की मदद के सच्चाई की खोज शुरू करता है और लगातार कोशिश करता है, तब वो अंत में सच्ची अच्छाई को पहचान लेता है। वो तब बुद्धि की दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है, जैसे आंखें दिखाई देने वाली दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचती हैं। तो ये जो रास्ता है, क्या तुम इसी को तर्क कहते हो? जी सोक्रेटिस। लेकिन ग्लोकन, जो कैदी जंजीरों से आजाद होते हैं और जो परछाइयों से लेकर तस्वीरों और फिर रोशनी तक जाते हैं, और जो अंधेरी गुफा से निकलकर सूरज तक पहुंचते हैं और सूरज की मौजूदगी में जानवरों, पौधों और खुद सूरज की रोशनी को देखने की कोशिश करते हैं, भले ही उनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन फिर भी वो पानी में बनी तस्वीरों को देख पाते हैं जो दिव्य हैं और जो असली चीजों की परछाई होती हैं, न कि उन तस्वीरों की परछाइयां जो आग की रोशनी से बनी होती हैं, जो सूरज के मुकाबले खुद एक तस्वीर भर होती है। तो ये ताकत जो आत्मा के सबसे ऊंचे हिस्से को सच्चे होने की सबसे अच्छी चीज की ओर देखने के लिए उठाती है, ये ताकत, जैसा कि मैंने कहा, उन्हीं सभी पढ़ाइयों से आती है जिनका हमने जिक्र किया। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं सोक्रेटिस। ये सब मानना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ इनकार करना और भी मुश्किल है। लेकिन ये ऐसा विषय नहीं है जिसे बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इस पर बार बार बात करनी पड़ेगी। तो चाहे हमारी बात सच हो या झूठ, चलिए इसे मान ही लेते हैं और शुरुआत की धुन से सीधे असली धुन पर चलें और उसे भी इसी तरह समझाइए। तो बताइए, तर्क क्या है, इसके हिस्से क्या हैं और कौन से रास्ते वहां तक जाते हैं, क्योंकि वही रास्ते हमें आखिरी मुकाम तक ले जाएंगे। प्रिय ग्लोकन, मैंने कहा, यहां शायद तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे, भले ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूं, और तुम सिर्फ कोई तस्वीर नहीं बल्कि सच्चाई खुद देख पाते, जैसा कि मैं समझता हूं। जो मैं बताता वो पूरी तरह सच्चा होता या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम कुछ वैसा जरूर देखते जो सच्चाई जैसा होता, इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि सिर्फ तर्क की ताकत ही ऐसा कर सकती है, और वो भी सिर्फ उसी के लिए जो पहले की पढ़ाई कर चुका हो। और सच तो यह है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी और तरीके से हर सच्ची चीज को पूरा प्रक्रिया से समझा जा सकता है, या ये जाना जा सकता है कि हर चीज अपने आप में क्या है। क्योंकि जो सामान्य कलाएं होती हैं वो या तो इंसानों की इच्छाओं और सोच से जुड़ी होती है, या फिर कुछ बनाने और संभालने से। और जहां तक गणितीय विज्ञानों की बात है, जैसे ज्यामिति और बाकी, जैसा कि हमने कहा, वो सच्चे होने को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपना देखते हैं, जागी हुई सच्चाई को नहीं देख पाते।
क्योंकि जब तक वो अपने मान लिए गए सिद्धांतों को जांचते नहीं हैं और उनका ठीक से हिसाब नहीं दे सकते, तब तक वो असली ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने पहले सिद्धांत को नहीं जानता और उसके नतीजे और बीच के कदम भी उसे पता नहीं कि कहां से आए, तो क्या वो सोच सकता है कि ऐसा कुछ कभी सच्चा ज्ञान बन सकता है? असंभव है सोक्रेटिस। तो फिर तर्कशास्त्र, डायलेक्टिक और केवल तर्कशास्त्र ही सीधे पहली सच्चाई की ओर जाता है। ये एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो अपने आधार को मजबूत करने के लिए कल्पनाओं को हटा देता है। आत्मा की आंख, जो सच में गंदगी में दबी होती है, वो इसी की मदद से ऊपर उठती है। और जो विज्ञान हमने अब तक चर्चा किया, वो तर्कशास्त्र के काम में इसके सहायक और सेवक बनते हैं। लोग उन्हें विज्ञान कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई और नाम देना चाहिए। ऐसा नाम जो राय से ज्यादा साफ हो और विज्ञान से थोड़ा कम। और हमने पहले इसे समझ कहा था, लेकिन जब हमारे सामने इतनी जरूरी बातें हैं तो नाम पर बहस क्यों करें? और वैसे भी हम पहले की तरह अब भी इस बात से संतुष्ट हैं कि 4 हिस्से हैं, 2 बुद्धि के और 2 राय के। पहले को विज्ञान, दूसरे को समझ और तीसरे को विश्वास और चौथे को परछाइया की धारणा कहें। राय बनते रहने से जुड़ी है और बुद्धि होने से, और इसी तरह से एक अनुपात बनाए। जैसे होना बनने से संबंधित है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि राय से। और जैसे बुद्धि राय से ऊपर है, वैसे ही विज्ञान विश्वास से ऊपर है और समझ परछाइयों की धारणा से। लेकिन चलो, अब हम राय और बुद्धि के विषयों को और जोड़ने और बांटने की बात बाद में रखें, क्योंकि वो बहुत लंबी चर्चा होगी, इससे भी ज्यादा लंबी। और क्या तुम इस बात से भी सहमत हो ग्लॉकन कि एक तर्क करने वाला वही है जो हर चीज की असल सच्चाई को समझता है, और जो ये समझ नहीं पाता और दूसरों को नहीं समझा सकता, वो जितना इसमें असफल होता है उतना ही उसकी बुद्धि भी कम मानी जाएगी? क्या तुम ये मानते हो? हाँ सोक्रेटिस, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूं? तो ग्लॉकन, तुम यही बात अच्छाई की सच्चाई के बारे में भी कहोगे। जब तक कोई इंसान अच्छाई के विचार को अलग करके समझदारी से परिभाषित न कर सकता और हर तरह के सवालों का जवाब दे पाने के लिए तैयार नहीं होता, और वो अपने जवाब किसी की राय से नहीं बल्कि पूरी सच्चाई से देता है और कभी भी बहस में डगमगाता नहीं, तब तक तुम कहोगे कि वो अच्छाई को नहीं जानता, वो बस उसकी परछाई को जानता है। वो भी अगर कुछ जानता हो, और वो राय से आती है, विज्ञान से नहीं। ऐसा आदमी इस जीवन में सपने से जीता है और जागने से पहले ही मर जाता है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं सोक्रेटिस। और तुम भी नहीं चाहोगे ग्लॉकन कि तुम्हारे आदर्श राज्य के बच्चे, जिनको तुम पाल रहे हो और शिक्षा दे रहे हो, अगर कभी वो राज्य सच्चाई बनता है, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि भविष्य के शासक ऐसे हो जैसे खंबे, जिनमें कोई समझ न हो, और फिर भी उन्हें सबसे ऊंची जिम्मेदारियों पर बैठा दिया जाए? बिल्कुल नहीं सोक्रेटिस। तो फिर तुम ऐसा नियम बनाओगे ग्लॉकन कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो सवाल पूछने और उनके जवाब देने में सबसे माहिर बन सके? हाँ सोक्रेटिस, आप और मैं मिलकर ऐसा करेंगे। तो ग्लॉकन, फिर तर्कशास्त्र, जैसा कि तुम मानते हो, सभी विज्ञानों का सबसे ऊपर का हिस्सा है और उसी पर ये सब टिकते हैं। कोई और ज्ञान इससे ऊपर नहीं हो सकता। ज्ञान की प्रकृति से आगे नहीं जा सकती। मैं आपसे सहमत हूं सोक्रेटिस। लेकिन अब सवाल है कि हम ये पढ़ाई किन लोगों को दें ग्लॉकन, और कैसे दें? ये बातें अभी तय होना बाकी है। तुम्हें याद है ग्लॉकन, मैंने कहा कि हमने पहले शासकों को कैसे चुना था? बिल्कुल याद है सोक्रेटिस। तो फिर वैसे ही स्वभाव वाले लोग फिर से चुने जाएंगे ग्लॉकन, और उनमें भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद और बहादुर को चुना जाएगा, और अगर हो सके तो सबसे सुंदर को भी। और जिनमें ऊंचे और उदार मन होंगे, उनमें वो स्वाभाविक गुण भी होने चाहिए जो उन्हें पढ़ाई में मदद दें। वो कौन से गुण हैं सोक्रेटिस?
ऐसे गुण ग्लॉकन जैसे तेजी से सीखने की क्षमता और जल्दी समझने की ताकत, क्योंकि मन अक्सर पढ़ाई की कठिनाई से हार मानता है, न कि शरीर की मेहनत से। पढ़ाई का सारा बोझ मन पर ही होता है, शरीर पर नहीं। बिल्कुल सच है सोक्रेटिस। और सुनो ग्लॉकन, जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं उसके पास अच्छी याददाश्त होनी चाहिए और वो थकने वाला नहीं होना चाहिए। उसे मेहनत करने में मजा आना चाहिए किसी भी काम में, वरना वो इतनी शारीरिक मेहनत और पढ़ाई की कठिन ट्रेनिंग नहीं झेल पाएगा जो हम उससे चाहते हैं। बिल्कुल सही सोक्रेटिस, उनमें ये सब गुण होने चाहिए। जानते हो ग्लॉकन, आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि जो लोग दर्शन पढ़ते हैं उनमें वो योग्यता ही नहीं होती, और यही वजह है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि दर्शन को लोग आज बेकार समझते हैं। असली बच्चे ही दर्शन को थामे, ना कि नकली। आपका क्या मतलब है सोक्रेटिस? ग्लॉकन, सबसे पहले जो दर्शन को अपनाता है उसमें अधूरी मेहनत नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है वो आधा मेहनती और आधा आलसी ना हो। जैसे कोई आदमी जिम और शिकार को बहुत पसंद करता है और बाकी शरीर की कसरत भी करता है, लेकिन पढ़ने, सुनने या सवाल करने में उसे मेहनत करने का मन नहीं होता। या फिर कोई इसका उल्टा हो सकता है, यानी दूसरी तरह की अधूरी मेहनत। और सच्चाई की बात करें तो क्या वो आत्मा अधूरी और लंगड़ी नहीं कहलाएगी ग्लॉकन? जो झूठ जानबूझकर बोलने से नफरत करती है और खुद से या दूसरों से झूठ सुनकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जो अनजाने में झूठ बोलती है और अज्ञान की कीचड़ में सुअर की तरह लौटती रहती है, और जो पकड़े जाने पर उसे कोई शर्म भी नहीं आती। और फिर संयम, साहस, भव्यता और बाकी सभी गुणों के बारे में क्या हमें नहीं देखना चाहिए कि असली बेटा कौन है और नकली कौन? क्योंकि अगर हम इन गुणों में फर्क नहीं कर पाए तो राज्य भी गलती करेगा और आम लोग भी। राज्य ऐसे आदमी को नेता बना देगा और आम लोग उसे दोस्त बना लेंगे जिसमें किसी गुण की कमी है, जो अंदर से लंगड़ा या नकली है। तो फिर हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। और अगर हम जिन लोगों को इस बड़ी शिक्षा और ट्रेनिंग में लाते हैं वो शरीर और मन से अच्छे हैं, तो फिर न्याय भी हमसे कुछ नहीं कहेगी। हम राज्य और उसकी व्यवस्था को बचा लेंगे, लेकिन अगर हमारे छात्र गलत किस्म के हुए तो उल्टा होगा, और दर्शन की जो मजाक आज उड़ता है उससे भी ज्यादा होगा। तब तो ये शर्म की बात होगी सोक्रेटिस। पर यह होनी नहीं चाहिए ग्लॉकन। लेकिन शायद मैं भी इस मजाक को ज्यादा गंभीरता से लेकर खुद मजाक बन गया हूं। कैसे सोक्रेटिस? मैं भूल गया था कि हम गंभीर बात नहीं कर रहे थे, और मैं बहुत जोश में बोल गया, क्योंकि जब मैंने देखा कि दर्शन को बेवजह पैरों तले रौंदा जा रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया उन लोगों पर जो इसकी बदनामी के जिम्मेदार हैं, और इस गुस्से में मैंने ज्यादा बोल दिया। सच में सोक्रेटिस, मैं तो सुन रहा था और मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं जो बोल रहा था ग्लॉकन, मुझे खुद ऐसा लगा। और अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पहले हमने बूढ़े लोगों को चुना था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। सोलोन ने यह सोचकर गलती की थी कि बूढ़ा आदमी भी बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन जैसे वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता वैसे ही वो ज्यादा सीख भी नहीं सकता। पढ़ाई के लिए जवान उम्र ही सबसे सही है, और इसलिए गणित, ज्यामिति और बाकी सारी पढ़ाई जो तर्क की तैयारी है वो बचपन में ही दिमाग को दी जानी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। क्योंकि जो आजाद होता है वो किसी भी पढ़ाई को जबरन नहीं सीखता। शरीर पर की गई जबरदस्ती नुकसान नहीं करती, लेकिन जबरन दिमाग में भरी गई पढ़ाई कभी भी मन पर असर नहीं डालती। तो फिर मेरे अच्छे दोस्त ग्लॉकन, जबरदस्ती मत करो, बल्कि बचपन की पढ़ाई को खेल जैसा बनाओ। इससे हमें बच्चों की असली प्रकृति को समझने में आसानी होगी। यह तो बहुत समझदारी की बात है सोक्रेटिस। ग्लॉकन, क्या तुम्हें याद है कि बच्चों को घोड़सवारी वाली लड़ाई देखने के लिए भी ले जाना था, और अगर कोई खतरा न हो तो उन्हें पास ले जाकर, जैसे कुत्ते के बच्चों को खून की आदत डलवाई जाती है, वैसे ही उन्हें भी थोड़ा अनुभव देना था। हाँ, मुझे याद है सोक्रेटिस। तो ग्लॉकन, इन्हीं बातों में
जैसे मेहनत, पढ़ाई और खतरों में एक जैसी प्रथा अपनाई जा सकती है, और जो इन सब में अच्छा हो उसे खास गिनती में रखा जाना चाहिए। किस उम्र में सोक्रेटिस? जब जरूरी जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। 2 या 3 साल जो इस तरह की ट्रेनिंग में बीतते हैं वो किसी और काम के नहीं होते, क्योंकि नींद और कसरत पढ़ाई के लिए ठीक नहीं होते, और युवाओं की परीक्षा कि कौन जिम्नास्टिक में सबसे आगे है ये सबसे जरूरी कसौटियों में से एक है। उसके बाद जो 20 वर्ष की उम्र के वर्ग में चुने गए हैं उन्हें ऊंचे सम्मान पर लाया जाएगा, और जो विज्ञान उन्होंने बिना क्रम के पहले सीखा था अब वो सब एक साथ जोड़े जाएंगे, और अब वो इन सब के आपसी रिश्ते और उनके असली रूप को समझ पाएंगे। हाँ सोक्रेटिस, यही वो ज्ञान है जो मन में टिकता है। हाँ ग्लॉकन, और ऐसा ज्ञान समझने की ताकत का असली पैमाना है। जो दिमाग सबको जोड़कर समझता है वही तर्क करने वाला होता है। तो ये बातें हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान से देखना होगा, और जिनके पास ये समझ सबसे ज्यादा होगी, और जो पढ़ाई, सेना और बाकी जिम्मेदारियों में सबसे मजबूत होंगे। जब वो 30 साल की उम्र में पहुंचे तो तुम्हें उनमें से कुछ को ऊंचे सम्मान पर लाना होगा, और फिर तर्क की मदद से उन्हें जांचना होगा कि कौन अपनी आंखों और बाकी इंद्रियों के भरोसे से ऊपर उठ सकता है और सच्चाई के साथ असली होने तक पहुंच सकता है। और यहाँ मेरे दोस्त ग्लॉकन, बहुत सावधानी की जरूरत है। क्यों इतनी सावधानी सोक्रेटिस? क्या तुमने नहीं देखा कि तर्क ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है ग्लॉकन? कौन सी मुसीबत सोक्रेटिस? ग्लॉकन, जो छात्र तर्क सीखते हैं वो पूरी तरह से अनुशासनहीन हो जाते हैं। हाँ ये तो सच है सोक्रेटिस, मैंने देखा है। ग्लॉकन, क्या तुम सोचते हो कि इसमें कुछ बहुत ही अजीब या माफ न करने लायक है, या तुम उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करोगे? मैं कैसे समझ सकता हूं सोक्रेटिस? मैं चाहता हूं कि तुम एक उदाहरण सोचो ग्लॉकन, जैसे एक काल्पनिक बेटा जो बहुत धन में पला है। उसका एक बड़ा और प्रसिद्ध परिवार है और बहुत लोग उसकी झूठी तारीफ करते हैं। जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि जिन लोगों को वो माँ बाप मानता था वो असली नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि असली माँ बाप कौन है। अब तुम सोचो कि वो उन चापलूसों और अपने झूठे माँ बाप से कैसे पेश आएगा। पहले जब उसे सच्चाई नहीं पता थी, और फिर जब उसे सच्चाई पता चल जाती है तब। या चाहो तो मैं खुद बता दूं? आप ही बताइए सोक्रेटिस। तो मैं कहूंगा ग्लॉकन कि जब तक उसे सच्चाई नहीं पता तब तक वो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों की इज्जत करेगा। जरूरत के समय वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा और किसी जरूरी बात में उनकी बात नहीं टालेगा। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो वो उनके लिए इज्जत और प्यार कम कर देगा और चापलूसों की तरफ ज्यादा झुकेगा। उनका असर उस पर बढ़ जाएगा। वो उनके जैसे ही जीने लगेगा, उनके साथ खुलकर रहेगा, और अगर उसमें कोई खास अच्छाई नहीं है तो वो अपने झूठे माँ बाप और रिश्तेदारों की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। हाँ सोक्रेटिस, ये सब बहुत मुमकिन लगता है, लेकिन इसका दर्शन के छात्रों से क्या रिश्ता है? रिश्ता ऐसे है ग्लॉकन, तुम जानते हो कि हमें बचपन में न्याय और सम्मान की कुछ बातें सिखाई गई हैं, और हमने उन्हें अपने माँ बाप की तरह मानकर आज तक उनका पालन किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बातें और आदतें होती हैं जो सुख देती हैं और आत्मा को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन जिनमें थोड़ी भी समझ होती है वो इन सुखों से दूर रहते हैं और अपने पुराने सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब सोचो ग्लॉकन, जब कोई ऐसा इंसान इन सवालों से घिर जाता है कि क्या सही है और सम्मानजनक क्या है, तो वो वही जवाब देता है जो उसे कानून ने सिखाया है। लेकिन फिर बहुत से तर्क उसके जवाबों को झूठा साबित कर देते हैं और वो मानने लगता है कि कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। तो क्या वो अब भी उन्हीं पुरानी बातों को मानेगा? ये तो नामुमकिन है सोक्रेटिस। और ग्लॉकन, जब वो अब उन्हें सच्चा और नैतिक नहीं मानता और फिर भी असली सच्चाई नहीं ढूंढ पाता, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी ऐसे जीवन को अपनाएगा जो उसकी इच्छाओं को न बढ़ाए?
नहीं कर सकते सोक्रेटिस। तो ग्लॉकन जो पहले कानून का पालन करता था और वो उसका उल्लंघन करने वाला बन जाता है ना। तो यह सब दर्शन के छात्रों के साथ बहुत आम है ग्लॉकन, जैसा कि मैंने बताया, और ये समझने लायक भी है। हाँ सोक्रेटिस, और मैं कहूंगा कि ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए ग्लॉकन, ताकि तुम्हारा मन इन 30 साल के नागरिकों के लिए दुखी न हो, हमें उन्हें तर्क सिखाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक खतरा यह भी है ग्लॉकन कि ये बच्चे जल्दी ही इस प्यारे ज्ञान का स्वाद चख लें, क्योंकि तुमने देखा होगा जब बच्चे पहली बार तर्क करना सीखते हैं तो मजे के लिए तर्क करते हैं और हर बात का विरोध करते हैं, और जो उन्हें टोकता है उसकी नकल करते हैं। वो छोटे पिल्लों की तरह हर किसी को काटने नोचने में खुश होते हैं। हाँ सोक्रेटिस, उन्हें इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। और ग्लॉकन, जब वो कई बार जीतते हैं और कई बार हारते हैं तो बहुत जल्दी वो हर उस बात पर विश्वास करना छोड़ देते हैं जिस पर पहले करते थे, और इसी से न सिर्फ वो खुद बल्कि दर्शन और जो कुछ भी उससे जुड़ा है दुनिया की नजरों में बदनाम हो जाता है। लेकिन जब आदमी बड़ा होने लगता है ग्लॉकन, तो वो ऐसा पागलपन नहीं करता, और वो उस तर्क करने वाले की तरह बनता है जो सच्चाई खोजता है, ना कि उस तरह का जो सिर्फ बहस के लिए बहस करता है। और उसका शांत स्वभाव इस ज्ञान की इज्जत को घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। और क्या हमने पहले से यह तय नहीं किया था ग्लॉकन कि जो दर्शन पढ़ेंगे वो शांति से और सच्चे मन से पढ़ें, जैसे अब नहीं होता कि कोई भी मनमाना आदमी इसमें घुस आता है। सच है सोक्रेटिस। अब सोचो ग्लॉकन, अगर हम जिम्नास्टिक की तरह दर्शन की पढ़ाई को रख दें और उसी मेहनत से, उतने ही जोश से और पूरा ध्यान लगाकर जितने साल उन्होंने शरीर को कसरत में लगाए थे उसके दुगने साल तक पढ़ाएं, तो क्या इतना काफी होगा? आप क्या 4 या 6 साल कहना चाहेंगे सोक्रेटिस? 5 साल कहो ग्लॉकन, और इन 5 सालों के बाद उन्हें फिर से गुफा में वापस भेजा जाए और सेना या कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाए जो नौजवान संभाल सके। इस तरह से वो असली जिंदगी का अनुभव लेंगे और हम देख पाएंगे कि जब उनकी इच्छा उन्हें इधर उधर खींचेगी तब भी वो डटे रहेंगे या नहीं। और ये सोक्रेटिस, जीवन का ये दौर कितने समय तक चले? 15 साल। 15 साल ग्लॉकन। और जब वो 50 साल के हो जाएं, तो जो अब तक बच्चे हैं और जिन्होंने हर काम और हर ज्ञान में खुद को साबित किया है, अब उनका समय पूरा हो गया। अब उन्हें आत्मा की आंख को उस रोशनी की ओर उठाना चाहिए जो सबको रोशन करती है, और पूर्ण अच्छाई को देखना चाहिए। उसी को देखकर उन्हें राज्य और लोगों का जीवन चलाना है, और अपने बाकी जीवन को भी उन्हें दर्शन को अपना मुख्य काम बनाना चाहिए। लेकिन जब उनकी बारी आए तो राजनीति भी करनी चाहिए और लोगों के भले के लिए राज करना चाहिए। जैसे कोई महान काम कर रहे हों वैसा नहीं, बल्कि जैसे एक जिम्मेदारी निभा रहे हों। और जब वो हर पीढ़ी में अपने जैसे और लोगों को तैयार करके राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे, तब वो धन्य द्वीपों, आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड की ओर चले जाएंगे और वहीं बसेंगे, और शहर उन्हें पूजा, सम्मान और यादगार देगा। अगर अपोलो का मंदिर मंजूरी दे तो उन्हें देवताओं जैसा माना जाएगा, नहीं तो फिर भी उन्हें धन्य और दिव्य समझा जाएगा। आप तो मूर्तिकार हैं सोक्रेटिस, और आपने हमारे शासकों की ऐसी मूर्ति बनाई है जो एकदम सुंदर है। हाँ ग्लॉकन, मैंने महिला शासकों की भी मूर्तियां बनाई हैं, क्योंकि तुम ये मत समझो कि जो कुछ मैंने कहा है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है और महिलाओं पर लागू नहीं होता। जहां तक उनका स्वभाव उन्हें ले जा सकता है वो कर सकती हैं। आप एकदम सही हैं सोक्रेटिस, क्योंकि हमने उन्हें हर काम में पुरुष के बराबर माना है। ठीक है ग्लॉकन, और तुम इस बात से सहमत होगे ना कि राज्य और सरकार के बारे में जो हमने कहा वो कोई सपना नहीं है। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, लेकिन तभी मुमकिन है जब असली दार्शनिक राजा इस राज्य में जन्म ले, एक या एक से ज्यादा, जो इस दुनिया की झूठी इज्जत को तुच्छ समझे और सबसे ऊपर सच्चाई और उससे मिलने वाली इज्जत को माने, और न्याय को सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज माने।
जिसके वो सेवक होंगे और जिसके सिद्धांतों को वो अपने शहर में लागू करेंगे। तो वो कैसे शुरू करेंगे सोक्रेटिस? ग्लॉकन वो पहले शहर के उन सभी लोगों को शहर से बाहर भेजेंगे जो 10 साल से बड़े हैं और उनके बच्चों को अपने पास रखेंगे जिन पर उनके माँ बाप की आदतों का कोई असर नहीं पड़ा है। फिर उन बच्चों को अपने तरीकों और अपने कानूनों से तैयार करेंगे, यानी वैसे जैसे हमने यहाँ तय किया है। और इस तरह वो राज्य और सरकार जिसके बारे में हमने बात की सबसे जल्दी और सबसे आसानी से सुखी हो जाएगी और ऐसा राज्य रखने वाली जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका होगा सोक्रेटिस। और मुझे लगता है सोक्रेटिस कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर ऐसा कभी हो तो ये राज्य कैसे बन सकता है। तो ग्लॉकन अब परिपूर्ण राज्य और उस आदमी की बात यहीं खत्म करते हैं जो उसका रूप है। ये समझना मुश्किल नहीं कि हम उसे कैसे बताएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सोक्रेटिस, और मैं आपसे सहमत हूं कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एलोगरी ऑफ केव्स यहीं खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक और बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।